UK। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। और आज भी मैं आपके लिए लाई हूँ 20 से 22 आपके होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, और कुछ होंगे आपके 4-5 रीजनिंग के क्वेश्चन, और बाकी आपका आएगा इसमें GK। ठीक है, तो 40 से 45 क्वेश्चन आपको आज करने को मिलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्वयं क्या है? स्वयं क्या है, ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। आप सबने पढ़ा होगा स्वयं क्या है। क्या एक गैर सरकारी संगठन है? यह शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल कार्यक्रम है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, या किसी वेबसाइट का नाम है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं कि स्वयं क्या है, और आप हमें कमेंट में स्वयं का फुल फॉर्म बताएंगे। और अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो आप जानते होंगे स्वयं का फुल फॉर्म, नहीं तो ज़रूर याद कर लीजिए स्वयं का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जो स्वयं है वह क्या है? शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल कार्यक्रम है स्वयं। हिंदी में ये स्वयं है, लेकिन जो इंग्लिश में स्वयं है तो इसका जो फुल फॉर्म आएगा इसी स्वयं से मिलकर बनेगा इसका फुल फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशात्मक उद्देश्यों का डोमेन या श्रेणी नहीं है? तो जो डोमेन के अनुदेशात्मक उद्देश्य हैं उनमें से कौन सा ये डोमेन या श्रेणी नहीं है? सामाजिक राजनीतिक डोमेन, याद रखने का डोमेन, भावात्मक डोमेन, या मनोप्रेरक डोमेन? तो कौन सा इसमें ब्लूम के अनुसार डोमेन नहीं है? 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं, याद रखने का डोमेन, भावात्मक डोमेन और मनोप्रेरक डोमेन। ये तीनों तो जो हैं वो अनुदेशात्मक उद्योग के डोमेन है, लेकिन जो सामाजिक राजनीतिक डोमेन है ये इस डोमेन में शामिल नहीं होगा ब्लूम के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है शिक्षण को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, विद्यार्थियों की समझ के स्तर के अनुरूप शिक्षण करने के लिए, छात्रों को सचेत बनाने के लिए, या इनमें से 2 से अधिक ज़्यादा उत्तर इस क्वेश्चन के हो सकते हैं। तो जो मुख्य रूप से जो इसका आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है? क्या शिक्षण को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, विद्यार्थियों की समझ के स्तर के अनुरूप शिक्षण करने के लिए, या छात्रों को सचेत बनाने के लिए? वैसे अगर इसमें एक आंसर करना होता तो इसमें क्या था? विद्यार्थियों की समझ के स्तर के अनुरूप शिक्षण करने के लिए। ठीक है, और वैसे अगर इसमें ऑप्शन 4 है तो ये भी इसका सही हो जाएगा, इंटरेक्टिव बनाने के लिए और सचेत बनाने के लिए भी हम शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, जैसे दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग होता है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर वैसे ये हो जाएगा उपरोक्त में A से अधिक। आप भी बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस दार्शनिक ने यह विचार दिया कि शिक्षा मानव विकास के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए? किस दार्शनिक ने कहा कि जो शिक्षा है वो मानव विकास के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए? जितने भी आपके एजुकेशनल थिंकर हैं इनके कोटेशन, इनकी कही गई बातें जो मेन है आप एक बार ज़रूर एग्ज़ाम में पढ़ के जाइएगा। ठीक है, हमने जितनी भी अभी तक आपको क्लासेस दी हैं हर क्लास में आपको कोई कोटेशन दार्शनिक की बातें आपको ज़रूर करवाई होंगी। आप हमारे जितने वीडियो ये टीचिंग एप्टीट्यूड के बने हैं आप सारे देख सकते हैं। ठीक है, और हाँ, लास्ट डे सैटरडे को आपका पूरा का पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड का ही एक मॉक टेस्ट कराया जाएगा। मॉक टेस्ट में आपके लिए जानकारी ही दी जाएगी। लगभग 50 से 60-70 क्वेश्चन जितने हमसे बन पाएंगे सैटरडे आपके लिए फुल टीचिंग एप्टीट्यूड का एक क्लास होगा। ओके, तो चलिए, यह विचार किसने दिया था? तो यह विचार दिया था आपके डेवी, वॉटसन, रूसो, या एक से अधिक? तो ये दिया था आपके रूसो ने। जो शिक्षा मानव विकास के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए यह विचार दिया था आपके रूसो ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वयं, फिर आ गया ना स्वयं, ये है वो स्वयं। तो स्वयं पर होस्ट किए गए पाठ्यक्रमों के 4/4 की सूची पहचाने। 4 क्वाड्रेंट्स हैं इसके, तो इन 4 क्वाड्रेंट्स में कौन कौन है? क्या सहकर्मी शिक्षा, वीडियो व्याख्यान, शंका समाधान हेतु ऑनलाइन चर्चा मंच, या डाउनलोड करने योग्य पठन सामग्री? तो यहाँ पर 4/4 हमें पहचानने हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा, अभी ई वाला भी है, तो हमें पहचानना है कि जैसे 5वां है आपका लाइव इंटरेक्शन सत्र। तो 5 हमें दिए हुए हैं, हमें इन 5 में से पहचानना है कि जो स्वयं पर होस्ट किए गए पाठ्यक्रमों के 4/4 हैं वह कौन से हैं। ठीक है, तो 5 है यहाँ पे, सहकर्मी शिक्षा, वीडियो व्याख्यान, शंका समाधान हेतु ऑनलाइन चर्चा मंच, डाउनलोड करने योग्य
पठन सामग्री और लाइव इंटरेक्शन सत्र। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। उन ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से सही आंसर होंगे। तो उत्तर इसका है बी, सी, डी और ई, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे है। केवल बी, सी, डी और ई जो हैं वो क्या हैं, पाठ्यक्रमों के 4 चतुर्थांश हैं स्वयं पर होस्ट किए गए। तो बी, सी, डी कौन कौन से हैं? वीडियो व्याख्यान, शंका समाधान हेतु ऑनलाइन चर्चा मंच। सबसे पहले आएगा वीडियो व्याख्यान, आएगा शंका समाधान हेतु ऑनलाइन चर्चा मंच, डाउनलोड करने योग्य पठन सामग्री और लाइव इंटरेक्शन सत्र। ये आएंगे स्वयं के 4 चतुर्थांश। सहकर्मी शिक्षा इसमें शामिल आपका नहीं होगा। ठीक है, तो जो 4 हैं वो यही हैं। 20 में सरकारी डिजिटल फॉर्म पर अब मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए कल भी लेके आऊँगी NEP 2020 के। NEP 2020 में सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार स्थापित करने की बात की गई है। सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो जो ये है एक सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये सब बातें कही गई हैं, तो उस सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन है NCERT, दीक्षा, दिशा या निशिता। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे। NEP 2020 में जो सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका नाम क्या हो जाएगा आपका? उसका नाम हो जाएगा दीक्षा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना चाहिए। प्रणाली, यहाँ पे प्रणाली मतलब जो सिस्टम या तंत्र है। ठीक है, जो आपकी प्रणालियाँ होती है ना वो, तो हमें किसको किसके अनुरूप? प्रणाली को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए, पर्यावरण को परिवार के अनुरूप बदलना चाहिए, बच्चे को पर्यावरण के अनुरूप बदलना चाहिए या बच्चे को प्रणाली के अनुरूप बदलना चाहिए। तो इस क्वेश्चन, तो बच्चे को हमें क्या करना चाहिए? प्रणाली को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए, न कि पर्यावरण को परिवार। ये नहीं है, बच्चे को पर्यावरण के अनुरूप बिल्कुल नहीं और बच्चे को प्रणाली के अनुरूप, बल्कि प्रणाली को हमें बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। ये कौन मानता है? समावेशी शिक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीखने की अक्षमता निम्नलिखित सभी के कारण हो सकती है सिवाय 3 इसमें सही हैं जिनके कारण सीखने की अक्षमता हो सकती, एक उसमें नहीं है। तो सांस्कृतिक कारक के कारण, मस्तिष्क संबंधी शिथिलता, भावनात्मक गड़बड़ी या व्यवहार संबंधी गड़बड़ी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं सभी सीखने की अक्षमता हो सकती है। तो यहाँ पर ये 3 तो सही हैं, इन तीनों के कारण सीखने की क्षमता हो सकती है, लेकिन सांस्कृतिक कारक के सिवाय सीखने की अक्षमता हो सकती है। डिसेबिलिटी ऑफ लर्निंग, सांस्कृतिक कारक उसमें शामिल आपका नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण बच्चों में सोचने और सीखने के लिए उपयुक्त है? लंबे समय तक निष्क्रिय जाने वाला गृह कार्य, शिक्षार्थियों द्वारा किए जाने वाले व्यक्तिगत कार्य, या छात्रों को क्या सीखना है और कैसे सीखना है इसके बारे में कुछ निर्णय लेने की अनुमति देना। तो कौन सा वातावरण बच्चों में सीखने और सोचने के लिए उपयुक्त है? क्या लंबे समय तक निष्क्रिय सुनना? निष्क्रिय रह के तो नहीं सीख पाएंगे। बार बार दिया जाने वाला गृह कार्य? नहीं। शिक्षार्थियों द्वारा किए जाने वाले व्यक्तिगत कार्य? क्या हो जाएगा? छात्रों को क्या सीखना है और कैसे सीखना है इसके बारे में कुछ निर्णय लेने की अनुमति देना। ये क्या हो जाएगा? सोचने और सीखने के लिए बच्चों के लिए ये वातावरण उपयुक्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने वो सिद्धांत तैयार किया जिसमें बातचीत को बच्चे के भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? किस वैज्ञानिक ने, मनोवैज्ञानिक ने वो सिद्धांत तैयार किया जिसमें जो बातचीत है उसे बच्चे के भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है? तो किस वैज्ञानिक ने यह सिद्धांत तैयार किया? पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर या चोम्स्की। 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने क्या बोला? बातचीत को बच्चे के भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन आ गया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तानाशाही, अनुमोदक, सुविधाप्रद या अधिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? क्या कक्षा के सभी बच्चों के लिए एक ही शिक्षण पद्धति का होना, सामान्य और दिव्यांग छात्रों के लिए एक जैसी सुविधा होना, सामान्य और दिव्यांग छात्रों के लिए एक जैसे स्कूल होना, या सामान्य और दिव्यांग छात्रों के लिए एक जैसे स्कूल होना? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप बताएंगे यहाँ पे कि समावेशी शिक्षा से हमें क्या तात्पर्य है। तो समावेशी शिक्षा से आप आंसर अपना लगाइए और हम आपको सही आंसर बता देंगे। तो समावेशी शिक्षा से तात्पर्य क्या है? सामान्य और दिव्यांग छात्रों के लिए एक जैसे स्कूल होना। और एक क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था कि निःशक्त छात्रों के लिए हम किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, तो उसमें भी यही आंसर था कि समावेशी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे हम निःशक्त छात्रों के लिए। कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर ऑप्शन गलत होता है, क्योंकि थोड़ा हम अभी फ्लो में कर रहे होते हैं काम, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके आंसर को जो आप कमेंट करेंगे उसको देख के सही आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, भारत में विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों में शामिल नहीं हैं। जो विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं उनमें कौन शामिल नहीं है? क्या उसमें पिछड़े वर्गों वाले बच्चे शामिल नहीं हैं? पिछड़े वर्गों के बच्चे सम्मिलित हैं उसमें विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं में। अनुसूचित जाति और SC ST के बच्चे, ये भी शामिल हैं। चलने फिरने में अक्षमता वाले बच्चे, तो ये भी शामिल हैं। तो ये तीनों क्या हैं? विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों में शामिल हैं। तो इस आंसर का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये सभी शामिल हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो उसमें शामिल नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कौन प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? 4 है, परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने पर जोर। क्या यह प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? बार बार टेस्ट और परीक्षाएं, लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था, या केवल निर्धारित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित निर्देश? तो इसमें जो प्रगतिशील शिक्षा की व्यवस्था है वो कौन सी उसकी विशेषता हो जाएगी? क्या अच्छे अंक लाने पर जोर? ये तो नहीं है। बार बार टेस्ट और परीक्षाएं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। चौथा क्या है? केवल निर्धारित, बिल्कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकों पर तो नहीं है, लेकिन लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था जो है ये क्या हो जाएगा? प्रगतिशील शिक्षा की व्यवस्था हो जाएगी। इन 4 ऑप्शन में से तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण से सीखने पर जोर स्थानांतरित किया जा सकता है। ये जोर मतलब आपका क्या है? जो बल देना होता है ना एक, जिसको इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? एम्फेसाइज। ठीक है, ये आपका इसका मतलब है एम्फेसाइज करना। तो ये जो शिक्षण से टीचिंग टू लर्निंग, ठीक है, शिक्षण से सीखने पर जोर स्थानांतरित किया जा सकता है। रटने की पद्धति को प्रोत्साहित करके, या सामने से शिक्षण अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर ध्यान केंद्रित करके, या बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति अपनाकर। तो टीचिंग के द्वारा सीखने पर हम कैसे एम्फेसाइज करेंगे? ठीक है, तो किस तरह करेंगे हम? कौन सी शिक्षण क्या करेंगे? रटने की पद्धति नहीं, सामने से शिक्षण, परीक्षा परिणामों पर, बल्कि मेन इसमें क्या है? आपको तो बाकी ऑप्शन मुझे लगता नहीं पढ़ने की ज़रूरत भी इसमें पढ़नी चाहिए। तो क्या है? बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति अपना करके हम क्या करेंगे? जो हमें सीखने पर जोर दे सकते हैं। मेन इस क्वेश्चन का जो मेन मोटो है, सीखने पर जोर कैसे आएगा जब हम टीचिंग कर रहे हैं, किस टीचिंग मेथड से हम सीखने पर जोर कर दे सकते हैं? तो वो आएगा बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति अपना करके। रटने पर तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बेस्ट आंसर हमें टीचिंग एप्टीट्यूड में चुनना होता है। ठीक,
निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक और सांस्कृतिक ताकतें हैं जो बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करती हैं? कौन सी सामाजिक और सांस्कृतिक ताकतें हैं जो बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करती हैं? नंबर 1, बच्चे को मिलने वाली जन्म पूर्व और पारिवारिक देखभाल। नंबर 2, बच्चे को मिलने वाली स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता। बच्चे के सहकर्मी समूह के रिश्ते यानी और कंपनी मतलब जो उसका क्या है आपके जो उसकी कंपनी होती है बच्चे की कंपनी, जो बच्चे के सहपाठी समझे, ठीक है, सहपाठी या साथ के जिसमें जिन के साथ वो रहता है वो कंपनी से उसका वो मतलब है, ठीक है। बच्चे की जो कंपनी है उसकी गुणवत्ता क्या है, ठीक। तो बच्चे को मिलने, इसमें आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, क्या 1 2 3 ये तीनों हैं, क्या 1 और 2 3 हैं, या 2 और 3 हैं, या 1 और 2 दोनों हैं। तो जो कौन सी सामाजिक सांस्कृतिक ताकतें हैं बच्चे के वृद्धि और विकास को प्रभावित करती हैं? तो जन्म पूर्व और पारिवारिक देखभाल तो करती है, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता भी करती है, और जो बच्चे के साथ जिनके साथ वो उठता बैठता है ना, जो कंपनी होती है बच्चे की, वह भी क्या करती है, बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीनों हो जाएंगे इसके सही आंसर, 1 2 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्कूल और समुदाय के बीच घनिष्ठ संबंध बनाने में मदद कर सकता है? स्कूल और समुदाय के बीच नियमित संचार, और दूसरा है शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को मार्गदर्शन और सलाह देना। कम्युनिटी और स्कूल के बीच की बात हो रही है। तो न तो 1 नहीं 2, या केवल 2, या केवल 1, या 1 और 2 दोनों। तो इस क्वेश्चन में जो है, जो स्कूल और समुदाय के बीच घनिष्ठ संबंध बनाएगा, जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ तब तक आप इसका आंसर आराम से लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो जो नियमित संचार है, हम आपके कम्युनिटी से बार बार हम कम्युनिकेशन स्थापित करेंगे, और शिक्षक जो हैं वो अभिभावकों को मार्गदर्शन और सलाह देंगे। ये जो क्या बोलते हैं उसको, गाइडेंस एंड जो भी है आपका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी समुदाय और स्कूल के बीच घनिष्ठ संबंध बनाने में मदद कर सकता है नियमित संचार, और शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को मार्गदर्शन और सलाह देना, दोनों क्या करेंगे, घनिष्ठ संबंध बनाने में मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बात किसने कही? साहित्य, संगीत और कला सभी एक विद्यार्थी के विकास और समग्र व्यक्तित्व निर्माण के लिए आवश्यक हैं। कथन है यहाँ पे, साहित्य, संगीत और कला सभी एक विद्यार्थी के विकास और समग्र व्यक्तित्व के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। किसकी बात करी है? साहित्य, संगीत और कला की। 4 ऑप्शन है, मारिया मोंटेसरी, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या श्री अरविंदो। तीन चारों में से ये बात किसने कही है कि साहित्य, संगीत और कला विद्यार्थी के विकास के लिए आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने लगा लिया होगा, और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है साहित्य, संगीत और कला बच्चे के विकास के लिए आवश्यक है। वैसे भी आप जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर क्या थे, एक प्रकृतिवादी जो थे, एक दार्शनिक थे, जो भी है आपका थिंकर थे, ठीक। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर है संश्लेषण, विश्लेषण, समझ या मूल्यांकन। कल मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाया था उसमें बताया था ना, ब्लूम की टैक्सोनॉमी में आपके संज्ञानात्मक डोमेन के 6 लेवल बताए थे आपके, ठीक है। तो उसमें जो सबसे उच्चतम स्तर है वो कौन सा है? क्या वो संश्लेषण है, या विश्लेषण है, या समझ या मूल्यांकन है? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो इन चारों में जो संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? तो जो मूल्यांकन या इवैल्यूएशन है वो संज्ञानात्मक डोमेन के 6 स्तरों में सबसे उच्चतम स्तर हो जाएगा। किसके अनुसार? आपके ब्लूम के टैक्सोनॉमी के हिसाब से। नेक्स्ट है, शिक्षण का चिंतनशील स्तर RLT, ठीक है, के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए गलत है।
यहाँ पे भी ये भी क्वेश्चन में थोड़ा सा और चीज़ें हैं। हंट आरएलटी के प्रमुख प्रस्तावक हैं। यह समस्या केंद्रित शिक्षण है। छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे समस्या को हल करने के लिए किसी प्रकार का शोध दृष्टिकोण अपनाएं। शिक्षक प्राथमिक स्थान ग्रहण करता और छात्र द्वितीयक स्थान ग्रहण करता है। तो जो ये लास्ट वाला ऑप्शन है ना, ऑप्शन 4, शिक्षक प्राथमिक स्थान और छात्र द्वितीयक स्थान, ये तो इसका आंसर नहीं है। अब बाकी देखते हैं इसमें ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है। शिक्षक यही है कि शिक्षक प्राथमिक स्थान ग्रहण करता है और छात्र द्वितीयक स्थान ग्रहण करता है। ये क्या है, जो आपका आरएलटी है उसके संबंध में ये गलत कथन है। ठीक है, तो जो हंट हैं आरएलटी के प्रमुख प्रस्तावक हैं। 3 चीज़ें आपको इस वजह से पता चल गई, नहीं भी पढ़ा है अगर तो। आरएलटी के प्रमुख प्रस्तावक हंट हैं, समस्या केंद्रित शिक्षण है, और जो छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि समस्या को हल करने के लिए शोध दृष्टिकोण अपनाएं। ये तीनों क्या है, आरएलटी के संबंध में बिल्कुल सही चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्ले वे पद्धति, जो खेल पद्धति है आपकी, छात्रों में क्या विकास करती है? केवल संज्ञानात्मक, केवल शारीरिक, केवल भावनात्मक, या संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक तीनों प्रकार का विकास करती है? तो सभी जानते होंगे जो हमारी प्ले वे पद्धति होती है वो क्या करती है, केवल शारीरिक विकास नहीं करती है, केवल संज्ञानात्मक नहीं करती, केवल भावात्मक नहीं कर, बल्कि संज्ञानात्मक, भावात्मक और शारीरिक विकास तीनों करती है। जो खेल माध्यम से खेल पद्धति आपकी शिक्षा है वो क्या करती है, तीनों चीज़ों का विकास करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आपके रीजनिंग के। जिस प्रकार कोशिश सफलता है उसी प्रकार से है क्या? क्या खेल टेनिस से है, स्वास्थ्य विटामिन से, पढ़ना ज्ञान से, चढ़ना पहाड़ से? कोशिश सफलता से किस प्रकार रिलेटेड है, यानी कोशिश सफलता से कैसे रिलेशन बनाती है? जब हम कोशिश करते हैं तो सफलता मिलती है। तो क्या हम खेल करते हैं तो टेनिस मिलता है? नहीं। क्या हम जब स्वास्थ्य पे ध्यान देते हैं तब विटामिन मिलता है? नहीं, विटामिन से तो स्वास्थ्य बनता है। पढ़ना ज्ञान और चढ़ना पहाड़, ठीक है, तो जो पढ़ना है, जब हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे कोशिश करते हैं तो सफलता प्राप्त होती है, वैसे ही जब पढ़ाई करते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, और ये जो चढ़ना पहाड़ है इसको आप सही आंसर मत कीजिएगा, क्योंकि पहाड़ तो नीचे से शुरू होकर बिल्कुल ऊपर तक है ना। चढ़ना पहाड़ से रिलेटेड होता है। पहाड़ में आप चढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन चढ़ने के बाद आपको पहाड़ प्राप्त होता है, ये इसका आंसर नहीं है। तो पढ़ाई करके ज्ञान प्राप्त होगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आप ये लगाएंगे। और मैंने आपको बताया क्वेश्चन कहाँ से ले रही हूँ, जो PYQ है इससे ले रही हूँ, ठीक है, और ये कमीशन के आंसर है, जो आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित कोड में 415 का अर्थ है मिल्क इज़ हॉट। 415 का अर्थ है मिल्क इज़ हॉट। 18 का अर्थ है हॉट सूप और 895 का अर्थ है सूप इज़ ब्राउन। कौन सी संख्या ब्राउन शब्द को दर्शाएगी? इस प्रकार क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था एक। 415 मिल्क इज़ हॉट, 18 का अर्थ हॉट, तो हॉट यहाँ पर भी है, हॉट यहाँ पर भी है, तो कौन से नंबर दोनों में कॉमन है हम देखेंगे। तो 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ पे, यानी 1 कॉमन दोनों में है और हॉट कॉमन दोनों में है, यानी जो 1 है वो रिप्रेजेंट करेगा आपके हॉट को। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। 895 करते हैं सूप इज़ ब्राउन। ठीक, सूप इज़ ब्राउन, तो सूप कॉमन कहाँ कहाँ है? सूप यहाँ भी कॉमन है और सूप इसमें भी कॉमन है। तो 1 तो इसका हॉट आ गया है, लेकिन 8 जो है वो सूप है, और यहाँ पर भी जो 8 है, दोनों में 8 है और दोनों में सूप है, तो 8 यानी यहाँ पे हो जाएगा आपके सूप। हमें ब्राउन लेना है ना, तो 8 तो सूप आ गया। अभी इसका जो देखते हैं इज़ ब्राउन, ठीक, तो इज़ देखते हैं। इज यहाँ पर भी है और इज यहाँ पर भी है। यहाँ पर 5 कॉमन, दोनों में 5 कॉमन है और दोनों में इज है, यानी 5 तो आपका इज़ आ गया है। तो यानी अगर 5 इज़ है और 8 आपका सूप है, तो जो 9 है वो क्या हो जाएगा, बच गया है, तो 9 हो जाएगा आपके ब्राउन। कल भी मैंने इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको करवाया था। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस क्वेश्चन का ये तरीका मैंने आपको बताया था। पहले कॉमन चीज़ें देखिए, जैसे यहाँ पर हमने देखा ना, हॉट कॉमन था, तो 1 तो आपका किस में आ गया, हॉट में आ गया है। 8 आपका सूप आ गया है। हम सूप इज़ ब्राउन में देखेंगे तो इज जो है वो 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी, इज यहाँ भी, इज यहाँ भी, तो इज हमारा 5 आ गया। और जो सूप है
है इसको और इस 18 और 895 को देखेंगे तो सूप हमारा 8 हो जाता है, बचता है 9, तो 9 क्या हो जाएगा हमारे ब्राउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CEJQ को XVQJ लिखा जाता है तो BDIP को किस प्रकार लिखा जाएगा। आप 2 मिनट इसको लिखिए ज़रा। आई होप आप अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लगा चुके होंगे। तो CEZQ को यहाँ पर मैंने ऑप्शन भी आपको दिखा दिया, लेकिन चलिए कैसे करते हैं ये भी तो पता होना चाहिए। CEZQ को XVQJ लिखा जाता है। अब CEZQ को XVQJ क्यों लिखा जाता है पहले देखें। ABCD लिख लें तो यहाँ से ABC थर्ड नंबर में आता है और आपका XYZ जब हम उल्टे से चल रहे हैं तो थर्ड नंबर पे आता है। चलिए तो यहाँ से उल्टे से चले तो ये थर्ड नंबर पे, सीधे से चले तो ये थर्ड नंबर पे, तो यहाँ से B सेकंड नंबर पे है। तो जब हम इधर से चलते हैं राइट से तो Y सेकंड नंबर पे, तो पहला तो इसका Y आ जाएगा, यानी ये और ये दोनों आंसर आप कट कर दीजिए। अब बचा B और D। आपने देख लिया B सही आंसर, लेकिन चेक कर लेते हैं। अब जो E है, D और E हमारा 5th नंबर पे है, तो यहाँ से V और W, तो V हमारा इधर से 5th नंबर पे आएगा। ठीक है, UVWXYZ, तो ये तो मैच नहीं कर रहा है। E आपके ठीक है, E 5th नंबर पे है और यहाँ से आपके V 5th नंबर पे है। तो जो D है, सॉरी ये D देखना है, ये D चौथे नंबर पे, तो यहाँ से चौथे नंबर पे क्या है आपके W है, तो YW। ठीक, और अभी भी यहाँ पे डाउट है कि P आएगा R आएगा। फिर देखते हैं J, EFGHIJ, यानी किधर नंबर पे है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वें नंबर पे है सीधे से। अब आगे ही बढ़ते हैं सीधे। ठीक है, KLMNOPQRSTU, तो उल्टे से जो J है वो कौन से नंबर पे है आपके, 10वें नंबर पे। तो इधर से 10वें नंबर पे कौन आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 4 5 आपका J, और इधर से आता है आपके Q। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप, जैसे ये J आया है आपके, J आया है 10वें नंबर पे, तो ये J आया है यहाँ पे, Q आया है आपके 10वें नंबर पे। अब हम I देखते हैं, तो I कौन से नंबर पे आया है आपके, I 9th नंबर पे आया है। तो राइट से हम आंसर में देख रहे हैं, राइट से I कौन से नंबर पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पे आपका R आया है, तो यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे इसको भी कट कर दो क्योंकि R जहाँ हमें इस क्वेश्चन में मिल चुका है। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको कल बताया था, कुछ नहीं करना है आपको, ABCD, तो आप किसी भी अगर रीजनिंग की बुक में भी पढ़ते हैं तो आपको क्या करना होता है, ABCD की आपको फटाफट नंबरिंग लगानी होती है और देखना होता है कि इसमें क्या सीरीज चली। तो वही सीरीज हम यहाँ, जैसे हमने यहाँ देखा कि C जो था स्टार्टिंग से थर्ड पे था, जो आंसर है वो लास्ट से थर्ड का आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा कि ये 5th नंबर का आया है, तो ये लास्ट से 5th नंबर का बना है। ये J आपका यहाँ से 10th नंबर पे था, तो Q यहाँ से 10th नंबर पे था। ठीक है, Q 10th नंबर पे, तो J 10th नंबर पे, ये सीधा उल्टा जो भी आपका ये। इसी प्रकार हमने यहाँ देखा कि B फर्स्ट से सेकंड नंबर का है, तो लास्ट से सेकंड नंबर पे आपके Y आया है। ठीक, देखिए D चौथे नंबर का है, तो W लास्ट से चौथे नंबर का आया है। I स्टार्टिंग से 9 नंबर का है, तो Y लास्ट से 9 नंबर का आएगा R।
ये देखिए, स्टार्टिंग से 2 नंबर तो लास्ट से 2 नंबर, स्टार्टिंग से चौथे नंबर लास्ट से चौथे नंबर का, स्टार्टिंग से 9वें नंबर का लास्ट से 9वें नंबर का, और बाकी लास्ट में आप इसको इतना ही करके रख सकते हैं। या आप निकाल सकते हैं कि स्टार्टिंग से P जिस नंबर का है तो लास्ट से P कौन से नंबर का आएगा। तो इस प्रकार नंबरिंग से ये क्वेश्चन चल सकते हैं। इसमें कुछ और टाइप भी आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आपको सीधे सीधे पहले ABCD जल्दी से इसमें लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है। पहले इसमें हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। राम दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है, ठीक। ये देखिए, राम दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है, इधर की ओर मुँह करके खड़ा है। अब वह दाएं मुड़ता है। जब वह दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है तो उसका जो दायां हाथ होता है वो किधर होता है, आपके वेस्ट की तरफ होता है। जब वो दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा होगा ना तो उसका जो दायां हाथ होगा वो होगा आपके पश्चिम की तरफ। तो दाएं मुड़ के वह चला है आपके 40 मीटर। तो ये 40 मीटर में यहाँ पर पहुँच गया, ठीक। फिर वह फिर दाएं मुड़ता, अब जब वो यहाँ पर पहुँच गया है तो उसका दायां हो जाता है नॉर्थ की तरफ, और अब वो चलता है आपके 20 मीटर, ठीक। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है। जब वो इस पॉइंट पे पहुंचता है तो उसका जो बायां होता है फिर वो बायां हो जाता है उसका वेस्ट साइड में, ठीक है, बायां वेस्ट। और फिर ये चलेगा आपके 20 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है। जब वो इस पॉइंट पे पहुंचता है तो उसका दायां हो जाता है फिर से नॉर्थ, ठीक। और नॉर्थ में फिर वो चलेगा आपके 40 मीटर, ठीक है। फिर वो जब नॉर्थ में पहुंचा तो अब वो फिर से दाएं मुड़ेगा। अब उसका दायां हो जाता है ईस्ट 120 मीटर। ये 40 था, ये 20 60, तो यानी वो 60 तो यहाँ तक पहुँचा और 120 यानी 60 और इधर चलेगा तो ये 60 मीटर यहाँ पहुँचा। वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, वो शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर था वो, तो शुरुआती बिंदु से इस दिशा में है। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, आपकी नॉर्थ ईस्ट की, उत्तर पूर्व की दिशा में हो जाएगी। एक बार दोबारा से एक क्वेश्चन को रब करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हम बढ़ा लेते हैं, ठीक, और इस प्रकार से लेते हैं। सबसे पहले दक्षिण की ओर मुँह करके जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसका जो दायां होता है ना, दायां हाथ, वो होता है वेस्ट की तरफ। वेस्ट में चलेगा, वो दायां मुड़ा दाएं हाथ की तरफ इधर को, तो वो चला आपके 40 मीटर। उसके बाद फिर वह दायां जब मुड़ता है तो उसका दायां होता है हमेशा उत्तर की तरफ। अब वो मुड़ा है आपके 20 मीटर। फिर जब वो यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच के जो उसका बायां होता है वो होता है वेस्ट, और फिर वो चलता है आपके फिर से 20 मीटर, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। और फिर जब वो यहाँ पर पहुँचा है फिर वो मुड़ेगा आपके दाएं, तो वो दायां हो जाएगा उसके उत्तर की तरफ 40 मीटर। अब वह फिर दाएं मुड़ेगा, तो अब वो जब दाएं मुड़ेगा तब वो हो जाएगा पूर्व दिशा की ओर, और अब 120 मीटर। तो 40 मीटर की डिस्टेंस ये थी, 20 ये थी, तो यहाँ तक टोटल 40, यानी ये टोटल 40 और 20 60, टोटल 60 मीटर की डिस्टेंस ये है। और वह चला है 120, तो उसने 60 इधर भी कवर करी, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी उसकी 120 मीटर। अब वो यहाँ पहुँचा है तो यहाँ से जो उसकी डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, आपके उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए यानी उत्तर पूर्व। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हर एग्जाम में SSSC के जितने पेपर होते हैं सब में इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज़रूर करिएगा, इनके आंसर बिल्कुल अच्छे से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P का अर्थ प्लस है, Q का अर्थ माइनस है, R का अर्थ मल्टीप्लाई, S का अर्थ डिवीजन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब पता करना है इसमें सही कौन सा है, सारे के सारे करने पड़ेंगे इसमें। तो भाई P का अर्थ प्लस है, R का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई, ठीक है। आपके P का अर्थ प्लस है और S का अर्थ डिवाइड है और आपके Q का अर्थ माइनस है, तो सही कौन सा है देखते हैं। इसको सॉल्व करते सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ना। तो ये 16 × 12 प्लस 49 डिवाइड 7, तो ये आएगा 7 - 9। अब करेंगे आपका मल्टीप्लाई, ये 192 प्लस
7 माइनस 9, तो ये आपका आ जाएगा 199 माइनस 9, तो 199 माइनस 9 190, तो ये इसका सही आंसर नहीं है, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। s यानी 32 डिवाइडेड बाई s, r आपका क्या है मल्टीप्लाई, और ये इज़ इक्वल टू 160, q हमारा माइनस है और r क्या है, r हमारा मल्टीप्लाई है। देखते हैं ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें 32 डिवाइडेड बाई 8 यानी ये 4 और मल्टीप्लाइड बाई 9 इज़ इक्वल टू 160 माइनस 12 इंटू 12, तो 160 माइनस आपका 144, तो ये 36, और यहाँ पर ये भी आपका आ गया 36, तो इसमें बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आप एक बार कैलकुलेशन करके ज़रूर देखिएगा, कुछ नहीं करना होता है, जो यहाँ पे हमें ये दिए होते हैं ना, ये सिंबल पुट करने हैं और थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट होगी तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसमें तो ऑप्शन 3 सही है, ठीक है, तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक रही है, तो ऑप्शन 3 ये सही दे रहा है। चलिए एक बार फिर करके देखते हैं। यहाँ पे जो ये एस का अर्थ है डिवाइड, यहाँ तो यहाँ पे कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, और आर का अर्थ है मल्टीप्लाई, 160 क्यू का अर्थ है माइनस और आर का अर्थ है यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे शायद कुछ पी रहा होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद कुछ, तो यहाँ पे आ जाएगा, पहले डिवाइड करेंगे 4 और फिर इनटू 9 और इज इक्वल टू 160 माइनस, और ये 12 इंटू 12 आपका क्या आ जाता है 144, तो ये 36 इज इक्वल टू, सॉरी ये आपका 16 है, ठीक है, ये आपका आ जाता है 16, तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक थी। थर्ड वाला सही बता रहे हैं, थर्ड वाला करके देखते हैं। यहाँ पे आपका आर क्या था, चलिए आर आपका आर हमारा है, एक सेकेंड, आर का अर्थ है मल्टीप्लाई, पी का अर्थ है प्लस, एस का अर्थ है डिवाइड और क्यू का अर्थ है माइनस। सॉल्व करते हैं, सबसे पहले डिवाइड, तो ये 8 इंटू 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 8 यानी 1 और ये माइनस 8, तो ये क्या हो जाएगा 64 प्लस 1 माइनस 8, तो 65 माइनस 8 इज इक्वल टू आपका 57, तो इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक, तरीका मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पहले उसकी आयु की केवल 4 गुनी होगी, वर्तमान आयु कितनी है। ऑप्शन से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या एक्स से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक्स से मैं आपको करके दिखा दूँ, ऑप्शन से आपको करना आता है तो बहुत अच्छी बात है। वर्तमान आयु अगर उसकी एक्स है तो 15 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाती है आपकी एक्स प्लस 15, तो जो 15 वर्ष की बात जो आयु है ना एक्स प्लस 15, वो क्या हो जाएगी 15 वर्ष पहले की आयु की 4 गुनी, तो 15 वर्ष पहले जो आयु होती है वो क्या होगी एक्स माइनस 15, और जो 15 वर्ष बाद की आयु है ये क्या हो जाएगी 15 वर्ष पहले की आयु की 4 गुनी, ये बता रहे हैं। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है एज का, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 60। अब आप क्या करेंगे, जो ये 60 है इसको इधर ले आते हैं, 15 प्लस 60 इज इक्वल टू 4x माइनस x, तो यहाँ से आएगा आपका 75 इज इक्वल टू 3x, और यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 25, तो इस क्वेश्चन का आंसर 25 वर्ष हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं। तो रीजनिंग वगैरह के जो क्वेश्चन है एक बार खुद से करके ज़रूर करिएगा, और कहीं पे अगर मिस्टेक हो रही तो ज़रूर बताइएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं जीके के। नेक्स्ट है जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन मैंने कुछ इसमें लिए हैं। ओके, अरुण जेटली स्टेडियम किस शहर में स्थित है, नई दिल्ली, पंजाब, मुंबई या उपरोक्त में से 2-3 जगहों में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो अरुण जेटली स्टेडियम है आप सभी जानते होंगे कहाँ पर स्थित है, वो नई दिल्ली, पंजाब, मुंबई या इनमें से कोई नहीं।
या 2 जगह पे है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाता है? नई दिल्ली। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पे है आपके? नई दिल्ली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? आपके सिलेबस में है ना ये खेल और उससे संबंधित जो चीज़ें हैं आपकी खेल की जो क्या होती हैं वो भाषाएं जो होती हैं खेल से संबंधित जो जो चीज़ें होती हैं टर्म्स जो होते हैं। तो वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, बाड़ लगाना या गोल्फ? ये पता नहीं क्या टाइप हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक भी काफ़ी आ रही हैं। ठीक है, तो जो वॉकर कप है वो हमारा किससे संबंधित हो जाएगा? वॉकर कप आपके हो जाएगा गोल्फ से संबंधित। वॉकर कप संबंधित हो जाएगा गोल्फ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉपर शब्दावली किस खेल से संबंधित है? जो खेल के बारे में काफ़ी शौकीन होंगे वो जानते होंगे स्टॉपर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो आपका जो स्टॉपर शब्द है वह संबंधित किससे होगा? फुटबॉल, हॉकी, रग्बी फुटबॉल या क्रिकेट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। तो जो ये स्टॉपर शब्द है ये संबंधित है आपके फुटबॉल से। स्टॉपर किससे संबंधित है? आपके फुटबॉल से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट में मिड विकेट क्या है? क्या एक प्रकार का शॉट, एक क्षेत्र रक्षण स्थिति, एक प्रकार की डिलीवरी या एक प्रकार का रन? तो क्रिकेट तो सभी देखते होंगे। क्रिकेट में जो मिड विकेट है वह क्या है? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर देख लेते हैं। क्रिकेट में जो मिड विकेट है एक क्षेत्र रक्षण स्थिति है। ठीक है, कहीं पे कोई टाइपिंग मिस्टेक हुआ है तो आप ज़रूर हमें बताइएगा। नेक्स्ट है, शतरंज में चेकमेट का अर्थ क्या है? क्या एक प्रकार की चाल है, बराबरी है, जीत है या गतिरोध है? चेकमेट कब होता है शतरंज में? जब क्या होता है? क्या एक प्रकार की चाल होती है या जब बराबरी पे आते हैं, या जीत या गतिरोध? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शतरंज में जो चेकमेट होता है वो कब होता है? जीत के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुजरात में कौन सा शहर सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे रिलीजियस प्लेसेस के भी आपके पास सिलेबस में दिया गया है जीके में। तो 2-4 क्वेश्चन रिलीजियस प्लेसेस के हैं। कौन सा शहर सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है गुजरात में? मोढेरा, पाटडी, महसाणा या बेचाराजी? 4 ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे दिए गए हैं। गुजरात में जो सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध स्थान है वह कौन सा है? तो सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध शहर गुजरात का आपका हो जाएगा मोढेरा। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो मोढेरा जो है गुजरात में सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमंदिर साहिब कहाँ पर स्थित है? मनाली, पटना, अमृतसर या जालंधर? 4 ऑप्शन है आपके किसके लिए? हरमिंदर साहब के लिए। तो हरमंदिर साहब जो है, हरमिंदर साहब नहीं, ये हरमंदिर साहब है। तो हरमंदिर साहब जो आपका सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है यह कहाँ पर स्थित है? मनाली, पटना, अमृतसर, जालंधर में से तो यह स्थित आपके हो जाएगा हरमंदिर साहब आपके कहाँ पर है? अमृतसर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ये तो मुझे लगता है सभी लोग जानते होंगे लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र या तमिलनाडु में से? तो लिंगराज मंदिर आपका जो स्थित हो जाएगा वह हो जाएगा आपके, इस क्वेश्चन का सही आंसर लिंगराज मंदिर आपके उड़ीसा में हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं 1-2। अब थोड़ा सा जो आपके डिस्कवरीज हैं साइंटिफिक उनसे देख लेते हैं। टीकाकरण तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? टीकाकरण की लुई पाश्चर, जोसेफ लिस्टर, रॉबर्ट कोच या एडवर्ड जेनर? टीकाकरण का जनक जिसे कहा जाता है, और उन्होंने एक और चीज़ का टीका भी दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? टीकाकरण तकनीक विकसित की गई थी एडवर्ड जेनर, और एडवर्ड जेनर ने किसका टीका दिया था? सभी लोग जानते होंगे, उन्होंने चेचक का टीका दिया था एडवर्ड जेनर ने। चलिए अभी कितने क्वेश्चन हैं? प्रत्येक व्यक्ति का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है, किसने प्रस्तावित किया था? इस क्वेश्चन की ऐसे भी देख सकते हैं कि रक्त समूह की खोज किसने करी थी? ठीक है, किसने दी थी? हार्वे, मेंडल, डार्विन या लैंडस्टीनर? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो रक्त समूह की खोज किसने की थी? सभी बच्चे जानते होंगे इसको। ठीक है, तो रक्त समूह की खोज करी थी आपके लैंडस्टीनर ने। ठीक, लैंडस्टीनर ने की थी आपके रक्त समूह की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस पर काम किया? किण्वन, चेचक के टीके, पेनिसिलिन की खोज या डीएनए संरचना?
आपके जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है उन्होंने किस चीज़ की खोज की, किस पर काम किया? किण्वन पे, चेचक के टीके पे, पेनिसिलिन की खोज या डीएनए संरचना पे? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाता है? आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो काम किया वो पेनिसिलिन की खोज पर किया। और ऐसा लगता है शायद ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब को विकसित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका यहाँ पे पता चल गया आपको, टिम बर्नर्स-ली। सभी जानते होंगे, कई बार क्या होता है ना, थोड़ा बहुत हम याद करके रहते हैं चीज़ें, हमें लगता है हमें आता है, बहुत सी बेसिक चीज़ें एग्ज़ाम में ऐसी होती हैं हमें आता है, हम उसको छोड़ देते हैं कि ये तो हमें आता है, और वहाँ पे जाके थोड़ा माइंड में चीज़ें ऐसे होता है कि कहीं ये तो नहीं, ये तो नहीं। तो इसीलिए हमने थोड़ा बहुत आपके लिए कुछ आसान क्वेश्चन भी रखे हैं, तो एक एक बार आप इनको ज़रूर देखेंगे तो आपको एग्ज़ाम हॉल में रिकॉल हो जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।